तमाम तरह की शिक्षा, विकास की तथाकथित चमक और नए नए आविष्कारों के बावजूद आज इंसान न तो खुद विश्वास के साथ जी पा रहा है और न ही उसके पास एक भी ऐसा संबंध है जो गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो, चाहे वो परिवार में हो, समाज में या प्रकृति में। इसी का नतीजा है कि लाख कोशिशों के बाद भी न तो ग्लोबल वार्मिंग रुक पा रही है और न फैमिली वार्मिंग। बंदूकें सीमाओं पर ही नहीं, घर घर में तनी हैं। सवाल ये उठता है कि अपनी जिंदगी के 20 साल शिक्षा को देने के बाद भी एक इंसान क्यों नहीं समझ पाता कि सही क्या है? क्यों शिक्षा के फैलने के साथ साथ फैल रही हैं समस्याएं? इसका जवाब मिलता है सह अस्तित्व आधारित मध्यस्थ दर्शन में, जिसने मानवीय शिक्षा को इन समस्याओं के समाधान के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका प्रस्ताव है कि शिक्षा का सबसे पहला काम है इंसान में स्वयं के प्रति विश्वास पैदा करना। विश्वास से आप क्या समझते हैं? विश्वास क्या होता है और कब आप अपने में विश्वास फील करते हैं? जब हम पे कोई शक नहीं कर रहा होता है, और जब मुझे पता है कि कोई भी अगर आगे ट्रबल्स हैं, मैं उसको इजीली टैकल कर सकता हूँ। बढ़िया। और एक दूसरे के प्रति लगाव, अपनापन, appreciation from others, दूसरे हमको स्वीकार करते हैं। विश्वास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबको हैंडल करना पड़ेगा या पड़ता है। पड़ेगा, चाहिए, ये काम करता नहीं। जब हमें पता है कि दूसरे हमारे साथ हैं। गुड, बढ़िया। जब हम किसी चीज को अच्छे से करने का टैकल कर ले या कुछ अच्छे से कर पाते हैं। हाँ। किसी बात की श्योरिटी रहती है, अपने आप में कोई चीज के लिए निश्चितता है। ईश्वर पे आस्था ही। चलिए, आस्था भी आप एक। जब तक मेरे पास बेहतर गाड़ी है, बेहतर कपड़े हैं, मेरे पास में क्रेडिट कार्ड्स हैं। दूसरों से कंपेयर करके जब भी हम अपने आप को ज्यादा पाते हैं, तो उन मोमेंट्स में हमको लगता है कि हाँ, मैं ठीक ठाक। ये जितना सारा आपने कहा है, ये सारा कॉन्फिडेंस कैसा है? ये परमानेंट है कि टेम्परेरी? आपको टेम्परेरी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? परमानेंट किधर से आता है? अंदर किधर है? पेट में है, लंग्स में है ना? दिल में है, खोपड़ी में है, घुटने में है। मन किधर है ना? अब ये सब गोल गोल हो गए, इसलिए कभी पकड़ में नहीं आया ये अंदर क्या होता है ना? तो इसका मतलब है ये नहीं है तो वो मोबाइल तंग करता है, फिर वो गाड़ी तंग करती है, फिर वो कुछ और भी तंग करता है, बहुत कुछ तंग कर रहा है। इसका मतलब है ये कुछ और टाइप की चीज है जिसको ना हमारी एजुकेशन में हम एड्रेस कर पा रहे हैं, ना हमारी फैमिली में एड्रेस कर पा रहे हैं, ना हमारे समाज में हम ठीक से एड्रेस कर पा रहे हैं। स्वयं में स्थायी विश्वास की इस कमी के चलते ही इंसान न खुद में संतुष्ट है, न परिवार और समाज के साथ संबंधों में। पेरेंट्स अपनी तरफ से कुछ कुछ कहते रहते हैं, जैसे आपने अभी कुछ कहा। इनको सुनोगे तो ये भी कुछ कह रहे हैं जो कि आउटराइटली गलत तो नहीं। जीना हमको एक फैमिली में कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को दुखी करके उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को दुखी करना नहीं चाहता है, एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ भी कम ज्यादा ऐसे ही है, लेकिन फिर भी काफी कुछ घट रहा है। इस पे यदि थोड़ी बात करना चाहें तो कुछ शेयरिंग हो सकती है। हम उन टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं कि उनसे हमें कुछ मिल रहा है। कभी कभार ये फीलिंग होती है कि जितना टीचर जानता है उससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले सहमत हो कि नहीं? ऐसा है? हाँ, बोलिए। अगर टीचर हमें प्यार और हमें समझते हैं तभी हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट आ सकती है। अगर वो हमेशा हम पे डाउट करें या ये समझे कि ये बच्चा किसी के लायक नहीं है, कुछ पढ़ नहीं सकता, तो फिर हम कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं उस टीचर को? अब ऐसे पेरेंट्स के साथ भी हो रहा है। पेरेंट्स की तरफ आ जाए। पेरेंट्स के साथ भी क्या यही घटना नहीं घट रही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संवाद घटा है? लगभग 10 तक पहुंचते पहुंचते हम अपनी मनमानी के उतारू हो गए हैं। जो चीज हमको चाहिए वो चाहिए, है ना? उसके लिए फिर हम कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, रो के, गा के, जोर से बोल के, परेशान होके?
है ना? तो कितने लोग हम में से ये फील करते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ी है, माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद घटा है और तेजी से घटा है? जो संवाद घटा है बोल रहे हैं, वो तो एक तो लैक ऑफ टाइम तो है ही, और दूसरा है नॉलेज। हम लोग ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी पापा को नॉलेज कम है। गुड, बढ़िया। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये ज्यादातर इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स और हम लोगों के जनरेशन गैप भी हो गया है। तो हम लोगों को बेसिकली बात करने को वही होता है जो स्कूल में हुआ होता है, और स्कूल में ऐसी घटनाएं होती हैं जो पेरेंट्स से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो लोग उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे हम लोग को पता नहीं है। कभी एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी कुछ ज्यादा टेंशन ले सकते हैं उसी बात को लेके, तो इसीलिए भी कम्युनिकेशन गैप। चलो, ऐसा लग रहा है तुम लोग तो अच्छे माँ बाप बनोगे। तुम लोग तो अपने बच्चों को तंग नहीं करोगे। एक टेस्ट में अच्छा नंबर मिल जाता है, दूसरे में गंदा, तो पेरेंट्स चेंज देकर जिसमें अच्छा मिला है, पेरेंट्स वो देखते जिसमें गंदा मिला है और उसके बाद ऐसे करते कि ट्यूशन में ज्वाइन करवा देते हैं। जिसके कारण ऐसा होता है कि ना टाइम मिलता नहीं है और बोलते कि ना तुम लोग को टाइम नहीं मिलता है बात करने का। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पेरेंट्स खुद से लैपटॉप्स ला के देते, लैपटॉप्स और मोबाइल वगैरह सब ला के देते हैं, लेकिन वैसा क्यों होता है कि जब पेरेंट्स खुद से लैपटॉप ला के देते फिर बोलते बेटा तुम लैपटॉप चलाना बंद कर दो, आजकल बिगड़ गए हो। हम मोबाइल नहीं तो लैपटॉप दे रहे हैं तो सही यूज होना चाहिए। घंटों तक तो फ्रेंड्स के साथ बात करने लगा तो बहुत देर तक बैठकर लैपटॉप में गेम खेलना है, वो करेगा तो टाइम वेस्ट हो जाता है, वो टाइम बाद में नहीं। इसलिए पेरेंट्स सोचते शिक्षा ने सुविधाएं दी हैं, पैसा दिया है, लेकिन क्या ये पैसा और सुविधाएं आदमी आदमी के बीच संबंध का आधार हो सकती हैं? पैसा जिंदा रहने के लिए हमारी जरूरत है, जिंदा रहना और जीना इसमें अभी हम अंतर नहीं कर पाते। तो जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत है, और संबंध के लिए भी तो जरूरत है। संबंध के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है, संबंध को नहीं समझते हैं, इसलिए जिंदा रहना भी हमको संबंध। आज की दुनिया में तो संबंध उन्हीं से बनाए जाते हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा हो, जिनका नाम हो। संबंध थोड़ी बनाए जाते हैं, पैसे के लिए उनका शोषण पैकिंग की जाती है। जब रिलेशन समझ में आता है तो पैसा अपनी औकात में आके खड़ा हो जाता है। जहाँ रिलेशन समझ में नहीं आता वहां पैसा बाप बन के खड़ा होता है। अमीर परिवार हो या गरीब परिवार, अपने बच्चों पे हमने सब कुछ खर्च किया है। क्या पैसा ज्यादा है, हमने अपने बच्चों को ज्यादा सुविधाएं दी हैं, क्या इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध ज्यादा ठीक रहेंगे? किसी ने अपने बच्चों को कम सुविधा उपलब्ध कराई है इसलिए इनके संबंध खराब रहेंगे, क्या ऐसा कहा जा सकता है? दूसरी बात देखिए, एक आदमी चाहे गवर्नमेंट जॉब में है चाहे प्राइवेट जॉब में, उससे वो सैलरी पाता है, सम्मान पाता है, पद पाता है, उसके आधार पर समाज में सर उठा के जीता है। क्या पैसा पाने के आधार पर उसका संबंध अपने एम्प्लॉयर के साथ में, अपनी कंपनी के साथ में जुड़ता है? क्या नहीं जुड़ता है। हम सारे बच्चे, हमको माँ बाप से सारी सुविधा मिली, उम्र बढ़ने के साथ साथ माँ बाप और बच्चों में गैप बढ़ा है कि घटा है? और जैसा जैसा ये उम्र बढ़ती है वैसा वैसा गैप भी ऐसे ऐसे बढ़ता है, और एक पॉइंट के बाद नौकरी लगा, शादी हुआ, उसके बाद तो बाय बाय, कभी कभी फोन पे बात कर लो, तुम भी ठीक हम भी ठीक, नमस्कार, ठीक। तो यदि ये संबंध, इसका मतलब क्या है? पैसा खर्च करने में तो हमने कोई कमी नहीं की है, फिर ये संबंध में गैप क्यों बढ़ा? विश्वास नहीं। यदि विश्वास होगा और पैसा कम भी होगा तो संबंध कैसा रहेगा? यदि विश्वास होगा और सुविधाएं पर्याप्त होंगी तो भी संबंध कैसा होगा? तो भी अच्छा ही होगा। विश्वास नहीं होगा, पैसे की कमी होगी तो संबंध कैसा होगा? खराब ही होगा। विश्वास कम होगा, विश्वास नहीं होगा और पैसा भरपूर होगा तो भी यही होगा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है ना, तो कमरे का टेम्परेचर एसी लगा के कम किया जा सकता है ना? ठीक है, 18 डिग्री चाहिए, 20 डिग्री चाहिए। अब कौन सा एसी लगाओगे कि पति पत्नी का टेम्परेचर कम हो? वो तो 101 से नीचे आते ही नहीं है ना। तो दो लोगों में विश्वास के लिए कौन सा एसी लगाओगे? दो लोगों के बीच में विश्वास हो जाए, कौन सी गाड़ी खरीदोगे? माँ बाप और बच्चों के बीच में आपस में प्यार रहे, कौन से कपड़े खरीदोगे?
क्या इसका जुड़ाव है कुछ? इसका कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। संबंधों के लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है, ये तो सही है, विश्वास जरूरी है, पर आजकल दुनिया में पैसे का ही बोलबाला है। जब भी दोस्त बनाते हैं हम, तो हम उसके पैसे को नहीं देखते, हम उसके आदत को देखते हैं, बातचीत को देखते हैं, उसके बाद ही हम दोस्त बनाते हैं। तो ये तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि आप किसी का रंग देख के दोस्त नहीं बनाते। तुम्हारा रंग गोरा है, तुम्हारा रंग काला है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, तुम्हारी हाइट इतनी है इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। जब हम दोस्ती करते हैं तो एक दूसरे के विचार मिलते हैं, हमको एक दूसरे के साथ जीना अच्छा लगता है ना, वहां बीच में कुछ नहीं आता है। ये तो समझ में आया कि संबंध में कुछ बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन जब संबंध समझ में नहीं आता है तो सब बीच में आता है। पैसे और सुविधाओं ने इंसान के बीच संबंधों का आधार खिसका दिया है, और इंसान ही क्यों, शिक्षा, पैसे और सुविधाओं के दम पर अब इंसान प्रकृति को भी अपना गुलाम समझने लगा है। कितने प्रतिशत लोग समाज में ये मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं को खरीदते हैं हम? कितने लोग मानते हैं? 100%। हम सभी यही मानते हैं कि पैसा देते हैं, भौतिक वस्तु खरीद के लाते हैं। पैसा देके हम भौतिक वस्तु खरीदते हैं, हम ऐसा मानते ही हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। आपने पेट्रोल लिया, 1 लीटर 50 रुपया आपने दिया, इसमें पेट्रोल का पैसा कितना है? 27 रुपये। कैसे निकाला? बाकी टैक्सेस। 27 रुपये किसको दिया? 27 रुपए जो कंपनी उसको एक्सट्रैक्ट कर रही है और रिफाइन कर रही है। तो इसमें से पेट्रोल का पैसा कितना है? सर भाई, पेट्रोल तो खैर फ्री है, पेट्रोलियम फ्री है, लेकिन जो निकालने का एक्सपेंसेस है वो दे रहे हैं हम। तो पेट्रोल का पैसा कितना है? फ्री है तो 0 है। तो 50 रुपए किसकी कीमत है? पेट्रोल की कीमत है या कुछ और है? 50 रुपए सर्विसेज की कीमत है। सर्विसेज की कीमत है। पेट्रोल आपको फ्री में उपलब्ध हुआ है, जमीन से उसको निकालने में जितने लोग लगे हैं, साफ करने में जितने लोग लगे हैं, आपके घर तक पहुंचाने में जितने लोग लगे हैं, 50 रुपए किसकी जेब में गया? और जो बीच में मैनिपुलेट कर रहे हैं बाकी उनकी जेब में गया। उस कुएं में कुछ नहीं डाला जहां से पेट्रोल निकाला था। ठीक है, तो ये 50 रुपए पेट्रोल की कीमत है कि मानव श्रम की कीमत है? तो पेट्रोल की कीमत कितना है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये समझ में आया कि किसी वस्तु को खरीदना आदमी के औकात के बाहर है। तो क्या इसका मतलब ये निकाल लिया जाए कि आदमी को जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सुविधाओं की जरूरत नहीं है? क्या आदमी गरीबी में बना रहे? गरीबी को क्या डेफिनेशन दें? साधन विहीन, दुखी और गरीब। अमीर साधन, पैसा है लेकिन सुखी नहीं है। एक गरीब की गरीबी कितने की होगी? हजारों में। अमीर का गरीबी अरबों में भी हो सकता है। समृद्धि, साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। क्या कहा? आवश्यकता से अधिक होने का भाव। लेकिन अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं। तो समृद्धि यानी अभाव के लिए तो आदमी की सभी आवश्यकताओं को पूरा होना होगा। लेकिन क्या आदमी की आवश्यकताओं को गिना जा सकता है? सारे मिलके कोशिश करो, मैं देखता हूं आप लोग बोर्ड भर सकते। एक बच्चे के पैदा होने से लेके 4 कंधे की यात्रा तक कुल कितनी आवश्यकता है? बोलते जाइए। कपड़ों की आवश्यकता, कपड़ों की आवश्यकता, रोटी कपड़ा,
आवश्यकताओं को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अपना मन ठीक से लगाइए। ये सारी आवश्यकताएं एक ही प्रकार की है या दो अलग अलग प्रकार की? दो अलग अलग प्रकार की। कैसे? गुड। एक है जो सुविधा है, एक जो धन से खरीदी जा सकती है, एक भाव है। कुल मिलाकर देखें तो धरती के हर आदमी की आवश्यकताएं दो तरह की हैं। एक शरीर के लिए, एक मन के लिए। एक सुविधा है तो दूसरी भाव है। एक का सुख क्षणिक है, दूसरे का निरंतर है। एक की आवश्यकता परिवर्तनशील है और दूसरे की आवश्यकता शाश्वत है। सुविधा सबके लिए अलग अलग है, भाव सबके लिए एक समान चाहिए। इस सारी चर्चा से क्या समझ में आया? आवश्यकताओं को जितना सीमित किया जा सके करना चाहिए। काम करता नहीं जी? देखिए, हमारी जो पुरानी पूरी शिक्षा रही उसमें हमने यही संदेश देने की कोशिश की है कि न्यूनतम आवश्यकताओं में जीना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये उपदेश नहीं करते। शिक्षा का मकसद है कि एक इंसान जिंदगी की शुरुआत में ही अपनी दोनों तरह की आवश्यकताओं को पहचान सके, समझ सके कि एक सही कार्य से पूरी होंगी और दूसरी सही व्यवहार से। हर बच्चा शिक्षा पूरी करने के पहले समझ सके कि आवश्यकताएं न तो असीम हैं और न उन्हें कम करना है। आवश्यकताएं निश्चित हैं और उनके पूरे होने के लिए साधन पर्याप्त हैं। एक बच्चा जिस वातावरण में पैदा होता है, उस वातावरण में जो वातावरण उपलब्ध है, कैसा वातावरण है? धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, सामान से सम्मान, सुविधा से सुख। वो धीरे से इसी में हिप्नोटाइज हो जाता है। सौभाग्य क्या होगा? एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक ऐसे वातावरण में पैदा हो, उसके माँ बाप समझदार हों, स्कूल में टीचर समझदार हों, ना टीवी पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें भी समझदारी हो। क्या समझदारी हो? धन शरीर के लिए है, साधन शरीर को बनाए रखने के लिए है, शरीर समझदारी को पाने के लिए है। और समझदारी का मतलब है कि हर इंसान स्वयं को समझ सके, परिवार, समाज और प्रकृति में व्यवस्था को समझ सके, व्यवस्था में जी सके और शिक्षा के माध्यम से ये व्यवस्था हर अगली पीढ़ी को समझाई जा सके। व्यवस्था को समझने के लिए हमने कहा कि धरती पे 4 अवस्थाएं हैं। एक जिसको कहा कि पदार्थ, मटेरियल। दूसरा कहा प्राण, वेजिटेशन। तीसरा कहा जीव, एनिमल किंगडम। और चौथा ज्ञान अवस्था, इसमें ह्यूमन बीइंग आता है। तो जैसी भी मिट्टी रहती है उसमें जिस तरह के पेड़ पौधे पैदा होते हैं, पेड़ पौधे वापस आदमी के लिए फ्रूट्स, अनाज उपलब्ध होता है, पशु पक्षी के लिए भी कुछ उपलब्ध होता है, वापस वो पेड़ पौधे मरते हैं तो जमीन का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो और बढ़ता है। मानव नेचर के साथ में जिया तो क्या किया? पदार्थ के साथ में जिया तो कैसा जिया? लिया और वापस नहीं दिया। तो बेसिकली एक शब्द में हम कह रहे हैं कि मानव नेचर के साथ में जैसा जिया उसको एक शब्द में बोल रहे हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ हम देखें तो हर मानव किसी